Good morning, all dear students. You are most welcome in online class in Mansur PG College, Mansur. MSc Previous Physics और पेपर इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट सेकंड चल रही है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लॉजिक गेट्स, जिसमें पहले हमने बात की डिजिटल और एनालॉग सिग्नल्स में डिफरेंस कि डिजिटल सिग्नल क्या है और एनालॉग सिग्नल क्या होता है और कहाँ पर इनका उपयोग किया जाता है। तो डिजिटल और एनालॉग सिग्नल्स ये हम देख चुके हैं, इनमें मेजर डिफरेंस, इनका यूजेज, ये टॉपिक अपना क्लियर हो गया था, कंप्लीट हो गया था। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, और इसके भी बाद हमने एक टॉपिक और भी शुरू किया था लॉजिक गेट्स वाला, जो कि तीन फंडामेंटल लॉजिक ऑपरेशंस हैं, एंड, नॉट और इनके ट्रूथ टेबल, इनके नोटेशंस, सिंबल्स, ये सब हम पहले ही देख चुके हैं। उसके बाद इन्हीं तीन से हमने नैंड गेट, नॉर गेट और एक्सोर गेट बनाया, उनके सिंबल लिखे, ट्रूथ टेबल लिखी, नोटेशन लिखा, इनके और ऑपरेशंस हमने लिखे। फिर उसके बाद लॉजिक ऑपरेशंस, एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन, नॉट ऑपरेशंस की हमने बात की, कुछ थ्योरम्स की हमने बात की, बूलियन अलजेब्रिक थ्योरम जो है। उसके बाद डी मॉर्गन प्रमेय की हमने बात की, और डी मॉर्गन प्रमेय का स्टेटमेंट लिख करके हमने ट्रूथ टेबल की सहायता से डी मॉर्गन प्रमेय को प्रूव भी किया था। डी मॉर्गन प्रमेय के दो स्टेटमेंट थे, दोनों आपको बताए। फिर उसके बाद हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की बात की, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ट्रूथ टेबल की सहायता से हमने प्रूव भी किया था। दोनों फॉर्म इसकी लिखी हमने। फिर उसके बाद बहुत सारे यूजफुल थ्योरम्स हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स में हमें काम आती हैं, उन थ्योरम्स की चर्चा हमने की, उन थ्योरम्स को हमने प्रूव भी किया। फिर उसके बाद में ड्यूअलिटी की हमने बात की और उसको प्रूव भी किया, समझाया। फिर ये कंप्लीट हो गया था। और भी यूजफुल थ्योरम्स जो इसमें बची हुई थी, सब कुछ हमने कल क्लियर कर लिया था। आज हम बात करेंगे लॉजिक फंक्शंस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में लॉजिक फंक्शंस, इसके लिए हमने कंसिडर किया एक फंक्शन x, जो कि तीन वेरिएबल्स का फंक्शन है, a, b और c का। और मान लीजिए x इक्वल टू हमने लिखा a बार b c बार प्लस a बार b c प्लस a b बार c बार प्लस a b c बार। क्लियर? ये जो फंक्शन है x, ये हमने चार फंक्शंस के सम के रूप में लिखा, x1, x2, x3 और x4। ये चार फंक्शन हमारे पास हैं। इन चार फंक्शंस का जो सम है वो हमें टोटल फंक्शन या स्टैंडर्ड फंक्शन एक x प्राप्त हो रहा है, जहाँ x1 है a बार b c बार, x2 है a बार b c, x3 है a b बार c बार, और x4 की जो वैल्यू है आपको दी हुई है a b c बार। इन जो x1, x2, x3, x4 हैं, ये a b c और इनके जो कॉम्प्लिकेट्स हैं, इनके जो कम्प्लीमेंट्री जो वेरिएबल्स हैं, उनके प्रोडक्ट्स के रूप में लिखा गया है, और इन सभी प्रोडक्ट्स का जो सम है वो आपको फंक्शन x मिलता है। तो फंक्शन x आपको लिखा हुआ है। दिस फॉर्म इज कॉल्ड द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स, फॉर्म सम कॉरस्पॉन्डिंग टू और एंड प्रोडक्ट कॉरस्पॉन्डिंग टू एंड। यह सम का मतलब तो है और ऑपरेशन से, और प्रोडक्ट का मतलब एंड ऑपरेशन से है। और इस फंक्शन में सम और प्रोडक्ट दोनों का यूज किया गया है। पहले हमने ए बी सी और इनके जो कॉम्प्लिकेट्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्री जो लॉजिक फंक्शंस हैं, ये वेरिएबल्स जो हैं, इन सभी का प्रोडक्ट किया, अर्थात एंड ऑपरेशंस, और उसके बाद इन सभी एंड ऑपरेशन से और ऑपरेशन हमने किया, और आपको फंक्शन x प्राप्त हुआ है। तो x इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4। आपको ये देखना है कि x की वैल्यू 0 और 1 होगी, x की वैल्यू 1 किन किन परिस्थितियों में होगी, और x की वैल्यू 0 कौन सी परिस्थिति में होगी। वी कैन कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल फॉर x इन ए सिमेट्रिक मैनर, और उसके लिए नंबर 1, एनुमरेट ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ a b एंड c। a b और c के सभी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को आपको
लिखना है। सिंस ईच ऑफ ए बी सी कैन टेक टू वैल्यूज 0 and 1 वी हैव 2 की पावर 3 पॉसिबिलिटीज। हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं ए बी और सी, और ए बी और सी की जो वैल्यूज हैं 0 और 1 हो सकती है। एक वेरिएबल की 2 वैल्यूज हमारे पास हैं, हो सकती हैं, संभावना है। तो फिर टोटल 2 की पावर 3 अर्थात 8 पॉसिबिलिटीज आपके पास बनेंगी। 3 वेरिएबल्स हैं तो 8 पॉसिबिलिटीज होंगी। 2 वेरिएबल्स आपके पास ए और बी होते तो हमारे पास टोटल 2 की पावर 2 इक्वल टू 4 पॉसिबिलिटीज बनती। 4 यदि वेरिएबल्स ए बी सी डी होते तो अब 2 की पावर 4 बराबर 16 पॉसिबिलिटीज आपके पास बनती। नंबर 2, टेबलेट x1 इक्वल टू ए बार बी सी बार। भाई अब टेबल बना लो x1 की, और x1 बराबर है ए बार बी सी बार, और ये इस प्रकार से टेबल बना देंगे। टेबल में हम लिख देंगे, और x1 की वैल्यू 0 हो सकती है या फिर 1 हो सकती है। आपको ये पता होना चाहिए कि x1 की वैल्यू 0 कब होगी और x1 की वैल्यू 1 कब होगी। देखिए ए बार बी और सी बार ये 3 जो इनपुट हैं ये सभी 1 होंगे। उस परिस्थिति में x1 की वैल्यू 1 होगी। कोई भी इन तीनों में से 0 है तो x1 की वैल्यू 0 प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि x1 जो है ए बार बी सी बार का प्रोडक्ट है, एंड ऑपरेशन के बराबर है, और एंड ऑपरेशन में आउटपुट की वैल्यू आउटपुट 1 उसी समय होता है जब सभी निवेश अवस्था 1 में होंगी। क्लियर? तो नोट दैट x1 इज 1 ओनली इफ ए बार इक्वल टू बी इक्वल टू सी बार इक्वल टू 1। दैट इज, अब ए बार का मान 1 है, इसका मतलब ए का मान 0 होगा। बी का मान 1 है, सी बार का मान 1 है, इसका मतलब सी की वैल्यू क्या होगी? 0। तो ए तो 0 हो, बी 1 हो, सी 0 हो, तब x1 की वैल्यू 1 होगी, अदरवाइज x1 की वैल्यू 0 प्राप्त होगी। सिंस आपको ज्ञात करना है x की वैल्यू, x कैसे ज्ञात करेंगे? x1 की वैल्यू ज्ञात कर लो, x2 की वैल्यू भी ज्ञात कर लो, x3 x4 ज्ञात कर लो, और इन सभी को ज्ञात करके इनका सबका सम कर दीजिए तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 आ जाएगा। तो x जो है 1 हो सकता है या 0 हो सकता है। x1 कब होगा? जब x1 x2 x3 x4 में से कोई भी एक 1 हो या फिर सभी 1 हो, लेकिन मिनिमम चारों में से एक 1 होना बहुत ज़रूरी है। x इज 1 इफ़ any of x1 x2 x3 x4 is 1 else x is 0 टेबलेट x। अब इसको टेबल में दर्शा दीजिए। देखिए x की वैल्यू हमारे पास है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इक्वल टू ए बार बी सी बार प्लस ए बार बी सी प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बी सी बार। क्लियर? हाँ, ए बी बार सी बार है ये, प्लस ए बी सी बार। आपके पास 3 इनपुट हैं, ए बी सी कॉम्बिनेशन बना दीजिए। 4 बार 0 4 बार 1, 2 बार 0 2 बार 1, 0 1 0 1 0 1। 8 कॉम्बिनेशन हमारे पास बन गई, 8 पॉसिबिलिटी यहाँ पर प्राप्त होंगी। x1 की वैल्यू अब क्या होगी? x1 की वैल्यू 1 कब होगी और 0 कब होगी? जब ए बार का मान 1, बी का मान 1, सी बार का मान 1, अर्थात ए 0 सी 0 और बी 1 हो, तब x1 की वैल्यू 1 होगी। मतलब ये 1 कब है? जब ए 0 है, बी 1 है, सी 0 है। बाकी सभी परिस्थितियों में x1 की वैल्यू 0 ही प्राप्त होगी, सब 0 हो गई। कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो, उन सब के लिए x1 क्या होगा? 0। आगे बात करते हैं x2 की। कर लो। अब x2 का मान 0 कब होगा? x2 में है ए बार बी सी, ए बार बी सी, तो ए बार इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 1 होने पर x2 की वैल्यू भी 1 होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए का मान 0 बी सी 1, ए 0 हो और बी और सी 1 हो, उस समय x2 की वैल्यू 1 आ जाएगी। क्लियर? आप देख लो, यहाँ ए 0 है, बी 1 है, सी 1 है, और x2 क्या प्राप्त हो गया? 1। बाकी सभी कॉम्बिनेशंस के लिए x2 की वैल्यू 0 ही मिलेगी। बाकी सबके लिए x2 क्या है? 0। इसके बाद हम x3 की बात कर लेते हैं। x3 बराबर है ए बी बार सी बार। अब ए बी बार सी बार तीनों का प्रोडक्ट 1 कब होगा? जब ए बी बार सी बार इन तीनों की वैल्यू 1 होगी। ए का मान 1 होगा, बी बार का मान 1 है तो बी का मान 0 हो जाएगा, सी बार का मान 1 है तो सी का मान 0 हो जाएगा। तो बी और सी तो 0 हो और ए की वैल्यू 1 हो, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 0, सी इक्वल टू 0, तब जा कर के
x3 की वैल्यू 1 प्राप्त होगी। ऐसा कब हो रहा है वो देख लीजिए। ये लो साहब, x3 की वैल्यू 1 आ गई। कब? जब a का मान 1 है, b का मान 0, c का मान 0। और इनके अलावा बाकी किसी भी कॉम्बिनेशन के लिए x3 का मान 1 प्राप्त नहीं होता है। बाकी सभी कॉम्बिनेशंस के लिए x3 की वैल्यू 0 प्राप्त होगी। तो इनके लिए हमने देखा स्ट्रेथ टेबल में x3 का मान 0 है। इसके अलावा अब x4 की बात कर लेते हैं। x4 है a b c बार, a b c बार। अब a b c बार का मान 1 होना चाहिए। कब? जब a का मान 1 हो, b का मान 1 हो और c बार का मान 1 हो। c बार का मान 1 होने का मतलब है c की वैल्यू 0 होगी। तो a 1 b 1 और c 0, उस समय a b c बार की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। देख लीजिए, यहाँ a1 है, b1 है, c 0 है, तो x4 की वैल्यू 1 है। बाकी सभी परिस्थितियों में x4 की वैल्यू 0 प्राप्त होगी और वो सब हमने इस टेबल में लिख दिया है। क्लियर? देयर आर नो प्रॉब्लम। इसके बाद अब हम देखेंगे x की वैल्यू क्या आएगी। x जो है x1 x2 x3 x4 का सम है। x1 x2 x3 x4 में से कोई भी एक 1 हो तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। और कोई भी 1 नहीं है, सभी 0 हैं, उस समय x की वैल्यू भी 0 प्राप्त होगी। अब आप देखिए यहाँ 1 कब कब हैं। ये स्थितियाँ जो हैं इनमें पहली स्थिति में x1 1 है, दूसरी में x2 1 है, फिर x3 1 है और लास्ट में x4 1 है। तो x की वैल्यू 1 1 1 1 आ गई है। बाकी सारे कॉम्बिनेशंस जो हैं उनके लिए x की वैल्यू क्या मिलेगी? 0 मिलेगी। तो हमने प्रोडक्ट्स का सम किया। टॉपिक क्या था? सम ऑफ प्रोडक्ट्स, सम ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म। तो इसमें प्रोडक्ट्स का सम किया है। x हमारे पास एक फंक्शन है और x की वैल्यू आपको प्राप्त हुई 0 0 1 1 1 0 1 0। ऐसे ही एक स्टैंडर्ड फॉर्म में दूसरा लॉजिक फंक्शन हम कंसिडर करते हैं। तो लॉजिक फंक्शन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, कंसिडर फंक्शन y ऑफ 3 वेरिएबल्स a b c। 3 वेरिएबल्स हैं a b और c, उनका एक फंक्शन है y, वो हम कंसिडर कर लेते हैं। तो y इक्वल टू a प्लस b प्लस c डॉट a प्लस b प्लस c बार डॉट a बार प्लस b प्लस c बार डॉट a बार प्लस b बार प्लस c बार। क्लियर? हमारे पास जो लॉजिक फंक्शन है y वो आपको मिल गया, दिया हुआ है, ये समझ लीजिए। और y किस में दिया हुआ है कि भाई यहाँ पहले तो सम हो रहा है, सम हो रहा है और उनका प्रोडक्ट हो रहा है। तो प्रोडक्ट्स ऑफ सम, इसको आप कह सकते हैं प्रोडक्ट्स ऑफ सम। इससे पहले जो आपके पास था उसमें पहले प्रोडक्ट हुआ और उनका आपने सम किया, तो सम ऑफ प्रोडक्ट्स था। लेकिन यहाँ उल्टा है, आप क्या कह सकते हो? प्रोडक्ट्स ऑफ सम, प्रोडक्ट्स ऑफ सम। 4 फंक्शन यहाँ भी आपके पास बन रहे हैं, y1 y2 y3 y4, और इन चारों का जो प्रोडक्ट है वो क्या मिलेगा? y। इसको भी आप टेबलेट कीजिए, टेबल में लिखिए। दिस फॉर्म इज कॉल्ड द प्रोडक्ट ऑफ सम्स, फॉर्म सम कॉरस्पॉन्डिंग टू और एंड प्रोडक्ट कॉरस्पॉन्डिंग टू एंड। भाई यहाँ पर जो सम है इसका मतलब तो और गेट से है या और ऑपरेशन से लिया गया है, और जो प्रोडक्ट है इसका मतलब हम एंड ऑपरेशन से लिखेंगे। तो दिस फॉर्म इज कॉल्ड द प्रोडक्ट्स ऑफ सम, फॉर्म सम कॉरस्पॉन्डिंग टू और एंड प्रोडक्ट कॉरस्पॉन्डिंग टू डो एंड गेट या एंड ऑपरेशन हम कह सकते हैं। अब इसके लिए भी हम टेबल बना लेंगे। वी कैन कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल फॉर वाई इन ए सिमेट्रिक मैनर। इसके लिए आपके पास जो तरीका है वही है, 2 स्टेप्स आपके पास हैं। सबसे पहला जो काम आपका होगा वो होगा, क्या होगा? इन्यूमरेट ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ ए बी सी। ए बी और सी के सभी जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं पहले तो उनकी बात कर लीजिए। सिंस ईच ऑफ ए बी सी कैन टेक 2 वैल्यूज 0 और 1, वी हैव 2 की पावर 3 पॉसिबिलिटीज। भाई हमारे पास ए बी सी 3 वेरिएबल हैं, इनकी वैल्यूज जो हैं 0 और 1 हो सकती हैं, 2 ही वैल्यूज हो सकती हैं, 0 या फिर 1, और 0 और 1 2 वैल्यू हो सकती हैं। 3 हमारे पास वेरिएबल्स हैं, तो 2 की घात 3 पॉसिबिलिटीज आपके पास बन जाएंगी। कितनी पॉसिबिलिटी होंगी? 8। टोटल 8 संभावनाएं यहाँ आपको देखने को मिलेंगी। अब दूसरा काम आपका क्या है?
दूसरा काम है कि भाई y1 y2 y3 y4 की वैल्यू कैसे याद करेंगे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। टेबलेट y1 क्या है, a प्लस बी प्लस सी। इसी प्रकार से y2 है a प्लस बी प्लस सी बार, y3 है a बार प्लस बी प्लस सी बार, y4 है a बार प्लस बी बार प्लस सी बार। y1 की वैल्यू a प्लस बी प्लस सी। अब y1 की वैल्यू 1 होगी या 0 होगी। y1 की वैल्यू 1 कब होगी, जब ए बी सी में से कोई भी एक 1 हो। y1 की वैल्यू 0 कब होगी, जब ए बी सी तीनों ही 0 हों, यही 0 होगी। इसके अलावा सभी परिस्थितियों में y1 की वैल्यू 1 होगी। तो हम लिख सकते हैं नोट दैट y1 इज 0 ओनली इफ a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू 0, y1 इज 1 अदरवाइज। जब a b c तीनों ही 0 हैं तो y1 0, अदरवाइज y1 का मान 1 होगा, जिसको आप ट्रुथ टेबल में लिखेंगे। ऐसे ही y2 y3 y4 की वैल्यू भी हम कैलकुलेट करेंगे। फिर ये सब आने के बाद हम y ज्ञात करना चाहते हैं, तो y क्या होगा, y1 डॉट y2 डॉट y3 डॉट y4। अब y की वैल्यू जो है 0 हो सकती है और 1 हो सकती है। तो y की वैल्यू 0 होगी जब वे y1 y2 y3 y4 इन चारों में से कोई भी 0 हो। चारों में से कोई भी 0 है तो y 0, अदरवाइज y का मान 1 आपको भी ली जाएगा। टेबल बना लो साहब, बना दो टेबल। 3 इनपुट a b और c, 4 बार 0 4 बार 1, a को ले लो, b को 2 बार 0 2 बार 1, c को अल्टरनेटली 0 और 1 हम ले सकते हैं। कॉम्बिनेशन आप 8 बना लेंगे यहाँ पर। y1 y2 y3 y4 को लिख दो और y को लिख दो। पहले y1 याद कर लो। y1 क्या है, a प्लस बी प्लस सी। 1 कब होगा, जब तीनों 1 होंगे और दोनों 1 होंगे, एक 1 होगा। तीनों ही 0 हैं तो y1 की वैल्यू 0। तो y1 0 लिख दो जब a b c तीनों ही 0 हैं। इसके अलावा किसी भी परिस्थिति में y1 का मान 0 नहीं होगा। ये लो साहब, बाकी सभी परिस्थितियों में y1 को हमने 1 से लिख दिया। इसके बाद y2 को देख लो, a प्लस बी प्लस सी का वार है। अब ये y2 जो है वो 0 कब होगा और 1 कब होगा देखेंगे। y2 देखो a प्लस बी प्लस सी बार है, 0 कब होगा, जब a भी 0 b भी 0 c बार भी 0 हो। c बार 0 का मतलब c 1 हो, तो a b 0 और c 1, a b 0 और c 1 है, उस समय y 0 है। इसके अलावा किसी भी परिस्थिति में y2 का मान 0 प्राप्त नहीं होगा, y2 का मान 1 प्राप्त होगा, जिसको हमने इस ट्रुथ टेबल में दर्शा दिया है। इसके बाद हम बात करें y3 की। y3 है a बार प्लस b प्लस c बार। इसका मान 0 होगा जब a बार बराबर b बराबर c बार बराबर 0। तो a बार 0 है, इसका मतलब a का मान 1, b का मान 0, c बार का मान भी 1, वो c का मान 1 c बार 0 है ना। तो a और c तो 1 b 0 हो। कहाँ है ऐसा कॉम्बिनेशन, ये लो भाई, b तो 0 है, a और c 1 है। इस परिस्थिति में y3 0 हो जाएगा। ऐसी स्थिति में y3 क्या हो जाएगा, 0। इसके अलावा y3 का जो मान है कभी भी 0 नहीं होगा। हर कॉम्बिनेशन के लिए y3 का मान 1 प्राप्त होगा कि नहीं होगा, होगा। अब बच गया y4, क्या है, a बार प्लस b बार प्लस c बार, ये y4 है। अब यहाँ से आप देखेंगे कि a बार की वैल्यू 0, b बार भी 0, c बार भी 0, ये तीनों ही 0 होंगे, तब जाकर y4 का मान 0 होगा। तो तीनों 0 होने का मतलब a b और c इक्वल टू 1 हो जाएगा, तब जाकर y4 0 होगा। तो a b c 1 कब है, लास्ट में। तो लास्ट की जो स्थिति है इसमें y4 की वैल्यू 0। इसके अलावा कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा जिसमें y4 का मान 0 प्राप्त हो। तो हम बाकी के लिए क्या लिख देंगे, y4 की वैल्यू 1। तो आपके पास y1 y2 y3 y4 आ गए। अब आपको चाहिए कि हम y की वैल्यू निकाल करके लिख दें। y क्या है, y1 डॉट y2 डॉट y3 डॉट y4। अब चारों का डॉट प्रोडक्ट है
अर्थात एंड ऑपरेशन है, और ये एंड जो ऑपरेशन या एंड गेट है इसमें आउटपुट जो है वो 1 कब होता है, जब सभी निवेश अवस्था 1 में हो, और जब कोई भी निवेश अवस्था 0 में है तो निर्गम 0 हो जाता है, आउटपुट 0 हो जाता है। तो y की वैल्यू 0 तो कब होगी, 1 कब होगी। देखिए y1 y2 y3 y4 में से कोई भी एक 0 है तो y 0, बाकी y का मान 1 होगा। पहला ही कॉम्बिनेशन देख लो, y1 0 है तो y 0, फिर y2 0 है, y3 0 है, y4 0 है, उनके लिए y की वैल्यू 0 हो गई है। इसके अलावा सभी परिस्थितियों में y का मान 1 प्राप्त होगा, बाकी परिस्थितियों में y का मान 1। तो आप इस टेबल में ये देख सकते हो। ये था आपका प्रोडक्ट ऑफ सम। यहाँ पर एक बात ध्यान रखने की है, नॉट दैट y इज आइडेंटिकल टू x। सीन 2 स्लाइड्स बैक, पीछे आप जाकर के देखेंगे। दिस इज एन एग्जाम्पल of how the same function can be written in 2 seemingly different forms, in this case the sum of products form and the product of sum forms। भाई पहले हमने बात की थी कौन सी, sum of products का sum, और ये कौन सी है, product of sums का प्रोडक्ट हमने किया है। तो 2 फंक्शन आपके पास हैं, 2 स्टैंडर्ड लॉजिक फंक्शन आपको यहाँ पर मिले हैं, उनकी बात हमने की। इसके अलावा और भी यदि स्टैंडर्ड लॉजिक फंक्शंस की हम बात करते हैं तो स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म देख लो। दूसरा फंक्शन है x, इसमें भी 3 वेरिएबल्स हैं a, b और c, और x को मान लिया हमने लिखा a b c बार प्लस a बार b c प्लस a बार b c बार। ये जो है ये क्या कहलाएगा, दिस फॉर्म इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म एंड ईच इंडिविजुअल टर्म कंसिस्टिंग ऑफ ऑल 3 वेरिएबल्स इज कॉल्ड ए मिन टर्म। यहाँ पर जो 3 वेरिएबल्स की जो टर्म्स हैं, जो 3 टर्म टोटल हैं, जैसे कि ए बी सी बार है, एक दूसरी टर्म है ए बार बी सी, एक तीसरी टर्म है ए बार बी सी बार, ये जो टर्म्स हैं इन टर्म्स को हम मिन टर्म्स कहते हैं। इन टर्म्स को क्या कहते हैं, मिन टर्म्स कहते हैं। इन द ट्रूथ टेबल ऑफ फॉर एक्स द नंबर ऑफ वंस इज द सेम एज द नंबर ऑफ मिन टर्म्स। जितनी मिन टर्म्स हैं उतने ही नंबर ऑफ वंस होंगे ट्रूथ टेबल में। एज वी हैव सीन इन द एग्जाम्पल, जो प्रीवियस अपना एग्जाम्पल था उस एग्जाम्पल में भी हम देख चुके हैं कि नंबर ऑफ वंस या नंबर ऑफ जीरोज जो था सम ऑफ प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट ऑफ सम्स में, नंबर ऑफ वंस और नंबर ऑफ जीरोज ये किसके बराबर था, मिन टर्म्स के बराबर था। जितने मिन टर्म्स हैं उतने ही नंबर ऑफ वंस होगा। एक्स कैन बी रिटन एज, एक्स को आप सिंपल करके भी लिख सकते हैं, दूसरे प्रकार से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं और ट्रूथ टेबल हम बना पाएंगे। तो एक्स इक्वल टू ए बी सी बार प्लस ए बार बी, और यहाँ से यदि हम कॉमन ले लेते हैं ए बार बी तो सी प्लस सी बार बच जाएगा। तो हमारे पास आ गया ए बी सी बार प्लस ए बार बी, और सी प्लस सी बार की वैल्यू 1 हो जाएगी। दिस इज आल्सो ए सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, ये भी क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म ही है, बट नॉट द स्टैंडर्ड वन, लेकिन स्टैंडर्ड नहीं है। इसके अलावा और दूसरा हमने एक लॉजिक फंक्शन कंसिडर कर लिया है x, जो कि 3 वेरिएबल से बी सी का फंक्शन है। x इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ए बार प्लस बी प्लस सी डॉट ए बार प्लस बी बार प्लस सी। इस फंक्शन को भी हम क्या कहेंगे, दिस फॉर्म इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स ऑफ सम फॉर्म एंड ईच इंडिविजुअल टर्म कंसिस्टिंग ऑफ ऑल 3 वेरिएबल्स इज कॉल्ड ए मैक्स टर्म। इनमें 3 वेरिएबल्स की जो एक टर्म्स हैं, 3 टर्म है टोटल, 3 वेरिएबल्स की टर्म्स हैं, इन टर्म्स को मैक्स टर्म्स कहेंगे। इससे पहले जो हमने 3 टर्म्स देखी थी उन टर्म्स को मिन टर्म कह रहे थे, और ये कौन सी होंगी, मैक्स टर्म्स होंगी। इन द ट्रूथ टेबल फॉर एक्स द नंबर ऑफ जीरोज इज़ द सेम एज द नंबर ऑफ मैक्स टर्म्स। यहाँ जो ट्रूथ टेबल में जीरोज आएंगे, जीरोज की संख्या जो है मैक्स टर्म्स की संख्या के बराबर होगी, एज वी हैव सीन इन एन एग्जाम्पल, जो कि हम पहले देख भी चुके हैं। एग्जाम्पल इसके रिलेटेड हम कर चुके हैं। एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, यदि एक्स को सिंप्लीफाई आपको करना हो तो आप इसको सिंपल या फिर बहुत ही जो बुलियन अलजेब्रा जो है उनके नियमों से, या आइडेंटिटी जो है बुलियन आइडेंटिटी या बुलियन बीजगणित के जो नियम है उनकी सहायता से आप इसको सिंपल करके लिख सकते हैं। जैसे कि हमने लिखा एक्स इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए बार प्लस बी प्लस सी डॉट ए बार प्लस बी बार प्लस सी, और इसको शॉर्ट करके लिखना आपको। तो हमने लिखा ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए बार प्लस सी प्लस बी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ए बार प्लस सी प्लस बी बार लिख दो। ए प्लस बी प्लस सी और ए बार प्लस सी दोनों में कॉमन ले सकते हैं, प्लस बी बार हमारे पास बच जाएगा, और इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो आपके पास आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी ए बार प्लस सी। दिस इज आल्सो ए प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म बट नॉट द स्टैंडर्ड वन।
ये भी प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म है लेकिन स्टैंडर्ड नहीं है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं। ये आज हमने बात की कौन सी, प्रोडक्ट या फिर जो लॉजिकल फंक्शन है उनकी बात की हमने। किसी को भी कोई भी दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं। और ये जो परफॉर्मेंस है ये आप बता सकते हैं कि कितना आपको समझ में आ रहा है, ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये भी आप बता सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे कल के लिए हमारे पास ये टॉपिक बच गए जिनको हम कल देखेंगे। तो आज के लिए पर्याप्त है। आप सबका धन्यवाद।